पहले बात मंत्री आलमगीर आलम के आवास के पास, बताएं आपको सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्री आलमगीर आलम के आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। कल संविदा कर्मियों ने मंत्री के आवास का घेराव किया था। पुलिस को चकमा देकर संविदा कर्मियों ने ये घेराव किया था, जिसके बाद आज उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंत्री आलमगीर आलम के आवास के बाहर की, जहां पर देखिए सुरक्षा बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल बताएं संविदा कर्मियों ने मंत्री के आवास का घेराव किया था, जिसके बाद आज सुरक्षा बढ़ाई गई है मंत्री के आवास की। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, मंत्री के आवास के पास मौजूद है। अजय, कल देखिए पुलिस को चकमा दिया संविदा कर्मियों ने और अचानक मंत्री के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। इसको देखते हुए आज सुरक्षा चौकस कर दी गई है और काफी कुछ तैयारियां। बिल्कुल आरती, इस वक्त मैं मंत्री आलमगीर आलम के धुरवा स्थित आवास पे मौजूद हूं, जो कि पुराने विधानसभा के ठीक सामने है। कल रात जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से आज सुबह मैं देख पा रहा हूं, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ये मंत्री आलमगीर आलम का आवास है और उसके चारों तरफ से पूरी तरफ से लोहे की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी की भी यहां पर तैनाती है। पूरी तरह से ये आप देखेंगे मंत्री आलमगीर आलम के आवास का मुख्य गेट हमारे सहयोगी देवाशीष अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके चारों तरफ का जो नजारा आप देख पा रही होंगी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा होंगे, वो लोहे की वो बैरिकेडिंग है। देवाशीष थोड़ा कैमरा फोकस करेंगे बैरिकेडिंग पर। वो बैरिकेडिंग है जो कि चारों तरफ से यहाँ पर लगा दिया गया है, ताकि ऐसी फिर से कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो। और अब से थोड़ी देर पहले हमने मंत्री आलमगीर आलम से बात की। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 10 बार ये जो आंदोलन कर रहे हैं 14वें वित्त आयोग के कर्मचारी, जिसे कि पंचायत कर्मी भी कहते हैं, उनसे 10 बार बातचीत हुई। आलमगीर आलम ने कहा कि ये पूरी तरह से सारा कुछ समझने के बाद एक बार फिर से ये अपना मन बदल लेते हैं और आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे लोग जाके जो कि आंदोलनकारियों को जाकर कंबल बांटते हैं रात में, उनके लिए चाय की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके ही इशारे पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। आलमगीर आलम ने किसी का नाम नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा पूरी तरह से भाजपा के वैसे नेताओं की तरफ था जो कि बीच बीच में जाकर उनके आंदोलन को हवा देने की कथित रूप में कोशिश करते हैं। ऐसा आलमगीर आलम का भी आरोप है। और पूरी तरह से देखेंगे कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके बाईं तरफ जहां पर मैं खड़ा हूं, उसके तरफ से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर ये मुख्य सड़क है, जहां से कि मंत्री आलमगीर आलम विधानसभा या फिर राज्य सचिवालय के लिए जाते हैं। तमाम गाड़ियों को वो एचईसी का जो मेन मुख्य रोड है वहीं पर रोक दिया जा रहा है। उसके भीतर किसी भी गाड़ी को नहीं आने दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से ये कल रात की घटना के बाद से सुरक्षा यहाँ पे काफी बढ़ा दी गई है। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम का कहना था कि ऐसी बैरिकेडिंग उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, इससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। और आलमगीर आलम ने यह भी कहा है कि वो मंत्री हैं, हाई प्रोफाइल, बेशक वो उनका पद है, लेकिन वो लो प्रोफाइल जीते हैं और कहीं से कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे कि सख्ती करनी पड़े। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने न्यूज़ 11 के कैमरे से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब लगता है कि थोड़ी सख्ती दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आरती, अजय, देखिए सख्ती की बात आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ भले ही एक तरफ आप देखें संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर अड़े हैं, कल मंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए पुलिस को चकमा देकर, लेकिन अब ये एक सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है, सियासत भी इस पर खूब हो रही है। जिस तरह से आपने बातचीत की, ये कहा जा रहा है कि इन संविदा कर्मियों को चाय नाश्ता का प्रबंध उनके लिए किया जा रहा है, उनको कंबल बांटे जा रहे हैं। तो मतलब पक्ष और विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर अड़ भी गया है। ये अब पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश की जा रही है इस मुद्दे के बहाने।
बिल्कुल आरती, आपने वाजिब सवाल पूछा है। पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूरत लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक यह भी मान कर चलिए कि जो 14वें वित्त आयोग के कर्मचारी हैं, जो भी पंचायत में काम कर रहे थे, उनकी ऐसी मांग है जो जिस मांग पर भारत की सरकार भी परमिट नहीं करती अपने नियम कानून में। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की शुरुआत 1 महीने के बाद होगी और नई वैकेंसी निकलेगी, उसमें इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी एक्सपीरियंस के आधार पर। सीधे 14वें वित्त आयोग के तमाम कर्मचारियों को एक्सटेंशन देते हुए उन्हें 15वें वित्त आयोग में समायोजित कर ले, ये कतई संभव नहीं है। आलमगीर आलम ने यहाँ तक कहा कि जो लोग उनके आंदोलन से सहानुभूति रखते हैं, उन्हें दिल्ली जाकर भारत सरकार से नियमों को बदलाव करना चाहिए। यह मान कर चलिए कि ये नाक रगड़ कर भी रह जाएंगे। धरना पर बैठे आंदोलन कर्मचारी, इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा। सरकार ने साफ शब्द में कहा है कि आप नए वित्त आयोग में, जो 15वां वित्त आयोग होगा उसमें आप नए सिरे से अप्लाई कीजिए और फिर आपको आपके अनुभव और काम के आधार पर आपको समायोजित किया जाएगा। लेकिन पूरी की पूरी संख्या को 15वें वित्त आयोग में समायोजित कर लेना कतई संभव नहीं है। भारत सरकार का जो लॉ है वित्त आयोग को लेकर, वो अभी परमिट नहीं कर रहा है। तो यह मानकर चलिए कि आंदोलन इनका बेशक चलता रहेगा। अब ये कोशिश हो रही है कि इन आंदोलनकारियों को यहाँ से बस में रखकर सीधे खेल गांव की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। एक यह भी अब नीति रांची जिला प्रशासन बना रहा है, चूंकि बड़ी संख्या में बिरसा चौक के पास भी पुलिसकर्मी तैनात हैं और 50 की संख्या में यहाँ भी पुलिसकर्मी तैनात है। इतनी बड़ी संख्या पुलिस बल का। एक सवाल अगर संविदा कर्मियों की एक बात सुने, उनका ये कहना था जब सरकार ने आश्वासन दिया, बातचीत हो रही थी, उस वक्त इनका ये भी आरोप है कि अगर ये फैसला लिया जाना था कि 15वें वित्त आयोग के लिए वापस आवेदन देना होगा, नए सिरे से आवेदन देना होगा और उसके बाद प्रायोरिटी के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी संविदा कर्मियों की, लेकिन उनका ये कहना है कि उसके पहले ही उन्होंने कुछ महीने 15वें वित्त आयोग के लिए वो काम कर चुके हैं, तो क्या उन्हें उनका ये लाभ मिल पाएगा या फिर अब जो उन्होंने काम किया 15वें वित्त आयोग के लिए उसका क्या होगा? सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं देती? देखिए आरती, जिस सवाल का आपने जिक्र किया है वो 15वें वित्त आयोग, कई जिलों में ऐसा हुआ था कि मौखिक तौर पर, क्योंकि जो भी वित्त आयोग होता है उसके जो जिला में जो काम होते हैं उसके अधिकारी डीसी होते हैं, तो कई जिलों में मौखिक रूप से ये कहा गया था कि आप काम कीजिए, 15वें वित्त आयोग में हो सकता है आपको फिर से सेवा का मौका मिले। लेकिन ये सारी चीजें कहीं भी डॉक्यूमेंट के आधार पे नहीं थी। सरकारी स्तर पर जो निर्णय होना था उस स्तर पे नहीं हुआ था। लिहाजा जैसे ही 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ, उनके अनुबंध में भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि आपको 14वें वित्त आयोग के विघटन के साथ ही आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी और यदि राज्य सरकार चाहती है कि 15वें वित्त आयोग में आपकी सेवा ली जाए तो आपको नए सिरे से आवेदन देना होगा। लेकिन इन चीजों को ये धरनार्थी नहीं समझ पा रहे हैं। लिहाजा 46 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं और लग रहा है कि सरकार ने जो नियमों का हवाला दिया है वो नियम पूरी तरह से तर्कसंगत है। चलिए, तो अब ये देखना होगा, आप कह रहे हैं जिस तरह से कि अब मंत्री ने भी ये कहा है कि अब सख्ती दिखाने की जरूरत पड़ेगी और ये सख्ती कैसी होगी ये देखना होगा कि क्या इन संविदा कर्मियों को वापस वहां ले जाकर, जो जिस खेलगांव की बात कही जा रही है कि वहां पर इन्हें रखा जाएगा, डिटेन किया जाएगा। तो अब इंतजार करना होगा कि सरकार का अगला रुख क्या होता है। बहरहाल तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय। तो मंत्री आलमगीर आलम के पास की तस्वीर, आवास के तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर फेंसिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जिस तरह से कल ये वाकया हुआ कि संविदा कर्मी अचानक से आकर मंत्री के आवास के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, तो वैसी स्थिति दोबारा ना बने, तो ये सुरक्षा के लिहाज से यह कदम प्रशासन ने उठाया है।